हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे फेब्रवरी 24 शिफ्ट 1 में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस हमारे पास आते जा रहे हैं, हम उनके सॉल्यूशंस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके लिए रिलीज करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी अपन जो 5 क्वेश्चंस रिव्यू करेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में, वो पांचों क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के। इससे फॉलोइंग एपिसोड्स में क्लास 12th की भी रिलीज करेंगे, और जैसे जैसे मोर क्वेश्चंस आते जाएंगे ऐसे ही हम बाइफर्केशन से रिलीज करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस जो अभी रिव्यू करेंगे उनमें से एक क्वेश्चन है फोर्स एंड मोशन से, एक क्वेश्चन है अपना रोटेशन से, एक है ग्रेविटेशन से, एक है एसएचएम से, और एक है थर्मोडायनेमिक्स से। सो वंस अगेन, फोर्स एंड मोशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पूछा ये गया है कि एक ब्लॉक है जो एक वॉल के अगेंस्ट प्रेस्ड है। वॉल एक रफ सरफेस है, और जो आपका फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है। अब ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ब्लॉक पे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमें निकालना ये है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स F0 जो हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, जिससे कि ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो ये अगर आप तो समझ गए होंगे, फोर्स बैलेंस इक्वेशन है। कहने का मतलब है कि अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दे शुड बी बैलेंस्ड। सो द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। तो अब ये जरा फोर्सेस देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से हैं, वर्टिकल में कौन से हैं। तो हॉरिजॉन्टल में बिसाइड्स F0 हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स है जो कि वॉल अप्लाई करेगी ब्लॉक पे, बिकॉज ब्लॉक इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल। सो दैट्स अ नॉर्मल फोर्स। नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स रहेगा। वो फोर्स कोई और नहीं है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल। क्वेश्चन में मिनिमम फोर्स पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको अबाउट टू स्लिप सिचुएशन मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में Fs। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इज F0। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करते हैं तो Fs अबाउट टू स्लिप सिचुएशन में इट इज म्यू टाइम्स n, that means mu times F0, and this should be equal in magnitude to the gravitational pull downwards. So that means F0 is equals to mg by mu. m की वैल्यू है आपकी 0.5 into 10 divided by 0.2. So that gives it 25 newtons. So moving on to the next question from rotation. Question पूछ रहा है, this is a question on the moment of inertia. Simply आपके बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं या बेसिक मेमोरी चेक कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं? एक रिंग, एक डिस्क। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं? एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड सिलेंडर है, और एक सॉलिड स्फीयर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि किस एक्सिस के अबाउट अपन देख रहे हैं। तो इसमें रिंग के केस में अबाउट द डायमीटर है, जो कि हाफ m r² रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने गिवन है कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज द रिंग, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, सबके मैसेज इक्वल हैं, सबके रेडियाई इक्वल हैं। ओके, तो अपना IA इज हाफ m r²। IB देख लेते हैं जो डिस्क का है। डिस्क का हम कह रहे हैं अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? सो विच इज अगेन, if you recall, is half m r². सॉलिड सिलेंडर का पूछ रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, दैट इज अगेन नथिंग बट half m r²। और जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का सिंपली इज 2/3
mr square, which is nothing but roughly about अब सॉलिड स्फीयर का है सिंपली 2/5 mr square, or 2/5 is nothing but 0.4 mr square. These ones were 0.5 mr square. So you can tell your answer is A. IA is equals to IB equals to IC is greater than ID. आगे बढ़ते हैं. अब ये हमें एक डबल स्टार सिस्टम गिवन है. स्टार्स के मैसेज हैं M1 एंड M2, और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे. और वो क्यों घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में? क्योंकि कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या कोई और इनके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. तो कहने का मतलब है इनका सेंटर ऑफ मास is not in the circular motion, or is not in any kind of circular motion, or is not in the linear acceleration either. तो ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे. सेंटर ऑफ मास में अगर मैं इनको साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ कि कहाँ पर है इनका सेंटर ऑफ मास, तो लेट्स से आई मेजर इट फ्रॉम M1. तो M1 को अगर मैं अपना 0 मान लेता हूँ, लेट्स मी कॉल दिस एज द एक्स एक्सिस, और तो आपका हो गया, क्या रहता है फॉर्मूला, मास, टोटल मास टाइम्स द एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास is equals to m1 x1 plus m2 x2, which is nothing but m1 times 0 plus m2 times r. So आपका x कॉम हो गया simply m2 divided by m1 plus m2 into r. After all, this capital M was the total mass of the system. So we have m2 divided by m1 plus m2 into r. Okay, so now, so you can imagine, if I were to look from the top, so you have mass m1 going in circle, something along, let's say, something along this way, and it might be this. So the m2 is going in this direction, m1 is going in this direction. So what is the centripetal force? A force that is pointing towards the center of curvature of its motion, or the center of the circle. So what is that force? Force is G times m1 m2 divided by radius of the circle. Radius of the circle is, I said, r dash, जो कि अपन ने निकाला है. r dash क्या है? हमने कहा ये r dash है सेंटर ऑफ मास से. ये सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास से अपना m1 कितना दूर है, उसको अपन ने x कॉम भी कहा है यहाँ पे, उसी को मैं r dash कह लेता हूँ for the time being. So my force is gm1 m2 by r square, and this should be equals to mass times its centripetal acceleration, that is omega square r dash. So we get m1. So our omega square is g m2 divided by r square divided by r dash. So this was our r dash. इसको अपन substitute कर देंगे. So we will get g m1 plus m2 divided by r cube. So अपना omega जो है, omega again is your option A. Moving on. So moving on, we have, okay, so now we're going to look at a question which is, you can say is a simple harmonic motion question, or you can say it's a conservation of linear momentum question. Question बड़ा simple है. Question ये है कि एक mass है which is undergoing an oscillatory motion because of the spring attached to it, and then at some point in time when the mass is passing through its mean position, तो उसके ऊपर एक और mass रख दिया जाता है. अब इस mass के ऊपर external forces अगर अपन देखें, कौन सी डायरेक्शन में देखें? हॉरिजॉन्टल में. मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. वर्टिकल में तो ऑब्वियसली वी हैव योर normal force from the ground,
and obviously the gravitational force pulling the mass downwards. So horizontal direction में surface smooth है, so there are no net external forces on the system of masses in the horizontal direction. So जो जब ये mean position से निकलेगा उस point पे linear momentum in the horizontal direction should remain constant जब हम दूसरा mass रखते हैं. तो अपना initial, let's say my initial velocity when it is at the mean position was v. So after we put the other mass, so we will have m plus m into v dash. कहने का मतलब है कि velocity half हो जाएगी. अब इसका amplitude से क्या relation है? Simple relation है. Recall करिए कि system के अंदर kinetic energy is carried by the mass and the potential energy is carried by the spring. Amplitude, maximum amplitude interested है, तो उस पर जब when the mass is at the maximum amplitude, all the energy is in the form of potential energy which is carried by the spring. And when the mass is at the mean position, all the energy is in the form of kinetic energy and is carried by the mass. तो हमारा half mv square, before the other mass was put on, half mv square was equals to half k a square. और हमें given है amplitude a. After we put the other mass on, so now the mass of the system is 2m. They are moving with v dash, which is v by 2 square. And this should be equals to potential energy of the system. So k into a dash square. Okay, so now let's just simplify this. So this becomes mv square by 4, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ half mv square. Let's write it this way. You will see why I'm writing it like that. It's a simple maths jugglery. This is nothing but half ka square, so we get half into half ka square is equals to half ka dash square. So your a dash is nothing but a by square root 2. That is option C. So let's quickly move on to the last question. थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक महसूस हो सकती है. क्या ट्रिक है कि अपना गिवन ये है कि हमें जो डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रोसेसेस रहते हैं, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, उनको अगर हम पीवी टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा फॉर्म होगा, राइट? तो कांस्टेंट प्रेशर का अपने देख लेते हैं. तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में तो पहले वाले को यहां से डील कर लेते हैं. सो ए है कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है आपका प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूं, तो इसके अंदर इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो अल्फा शुड बी 0, because then we will have p की power b equals to 0, which will give us p equals to constant. So for isobaric process we can write again if we were to use the form pv to the power alpha, then alpha would be 0. Now let's go to the volume. So when the volume is constant, v is equals to constant. So now let me see if I can work my way backwards from here. pv to the power alpha equals to constant. So from here, so what I'm saying is v equals to constant divided by p to the power 1 by alpha should be constant. That means it should be always the same irrespective of the value of p. And as you can tell, if alpha is infinity, then 1 by infinity is 0, and anything to the power 0 is 1. Okay, so we got that. So now if you were to match it, this was alpha equals to 0, constant volume is alpha equals to infinity. Now let's look at the constant temperature.
right? When the constant temperature, ideal gas law, PV equals to nRT equals to constant. So PV equals to constant. So in this case, alpha is equals to 1. So this. And no heat exchange, which is an adiabatic process. And we know for the adiabatic process, we get PV to the power gamma equals to constant from our first law of thermodynamics. So with that, I'll stop here. So we have covered 5 questions that we found from the class 11th syllabus. In the next one, we'll talk about the questions that we have as of now from the class 12 syllabus, and we'll keep sharing more and more questions or solutions as they come to us. Thank you so much.